निमन ओरमारिन एन मुंजरानंदन जोहार। मिस्टर मिस आदिवासी कुड़ुख छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता के प्रथम चरण में जो सवाल पूछे गए थे 50 प्रश्न, उन प्रश्नों का जवाब मैं देना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत से प्रतिभागी इन प्रश्नों के जवाब मांग रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों की संख्या अधिक होने के कारण प्रश्न पत्र जांचने में अभी समय लग रहा है। तो आप प्रतिभागियों से निवेदन है कि जो प्रश्नों के उत्तर बताए जा रहे हैं उनके आधार पर आप स्वयं अपना पेपर जांच लें, और जिनका 60% से ऊपर आ रहा है या लगभग 60 के आसपास है, तो वे हमें समय पर सूचित करें, जिससे उनके प्रश्नों का पुनः हमारी ओर से मूल्यांकन किया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रश्नों के जवाब देने की जरूरत इसलिए भी हो गई है क्योंकि इसके माध्यम से और लोग भी जो प्रतिभागी नहीं रहे हैं, जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखकर कई तरह के प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं जो अपने जीवन के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अब मैं प्रश्नों के उत्तर आपको सुना रहा हूं। आप इसे अपनी आवश्यकता अनुसार और जब आप फुर्सत में हैं सुन करके, विशेषकर प्रतिभागी अपने पेपर के उत्तर हैं स्वयं द्वारा दिए गए, तो उन्हें आप सुधार लें या मिलान कर लें। पहला प्रश्न है, धुमकुड़िया के 3 में से 2 दलों ग्रुपों के नाम बताइए। कई प्रतिभागी इसमें गलत आंसर, गलत उत्तर लिख रहे हैं, जबकि यह बहुत आसान है, सहज है। धुमकुड़िया में लड़के लड़कियों के लगभग 3 ग्रुप होते हैं। एक है पुना तूड़, दूसरा है माझी तूड़ और तीसरा है कोहा तूड़। अंग्रेजी में इसे न्यू कमर्स, दूसरा को मिडल ग्रुप और तीसरा को सीनियर ग्रुप कहा जा सकता है। दूसरा प्रश्न, कब तक लड़के लड़कियां धुमकुड़िया के सदस्य बने रहते थे? थे शब्द इसलिए दिया गया है क्योंकि अब इसका प्रचलन लगभग समाप्त हो चला है। तो लड़के लड़कियां शादी हो जाने तक, शादी होने के बाद ऑटोमेटिकली उनकी सदस्यता खत्म हो जाती थी। तीसरा, चढ़ विवाह के पूर्व का विवाह क्या कहा जाता था?
बहुत आसान था ये सवाल, लेकिन बहुत लोग धोखा खा गए हैं। अभी जो विवाह होता है इसे चर विवाह कहते हैं। इसमें लड़का पक्ष बारात जाता है, जबकि इसके पहले जो विवाह रचाया जाता था उसमें लड़की पक्ष बारात जाता था या लड़की लड़के के यहाँ पहुंचा देता था। तो उसे कहते थे ढोल कढ़ी। ढोल कढ़ी, इसको सोदोड़ बेंजा भी या पखना बेंजा भी अलग अलग जगह में लोग कहते थे। इन नामों से इस विवाह को जानते थे। चौथा, कुरुख विवाह के लिए निर्धारित महीने कौन कौन हैं? आरंभिक दिनों से ही जो निर्धारित विवाह के लिए महीने हैं वे अघन का द्वितीय पक्ष से लेकर माघ फागुन, ये निर्धारित महीने थे विवाह के लिए। पांचवा, कुरुख विवाह किस रस्म के बाद आरंभ किया जाता था? कुरुख विवाह किस रस्म के बाद आरंभ किया जाता था? ये इस सवाल को थोड़े दूसरे ढंग से मुझे रखना चाहिए था, और वो है कुरुख विवाह का मौसम, मतलब कब से लोग विवाह करना आरंभ कर सकते हैं। इस तरह से होना चाहिए था। थोड़ी सी इसमें कमी आई है क्वेश्चन में। तो कुरुख विवाह किस रस्म से आरंभ किया जाता था? असल में कुरुख विवाह कोहा बेंजा रस्म के बाद, जो अघन महीने के पहले पक्ष में रचाया जाता था। तो कुरुख विवाह किस रस्म के बाद आरंभ किया जाता था? ये कोहा बेंजा के बाद। कोहा बेंजा से तात्पर्य है हाड़ बोहा कार्यक्रम। हाड़ बोहा का अर्थ है, या उसमें जो क्रिया होती है उसके आधार पर वर्ष के अंतर्गत एक परिवार या कुल के अंदर जो भी व्यक्ति स्वर्गवासी हो गए हैं तो उनको समय के अनुसार जला देते थे या दफन कर देते थे, और उनकी कुछ हड्डियों को एक जगह में रख लेते थे, और उन हड्डियों को अघन महीने के प्रथम पक्ष में निर्धारित दिन खूंट में दफनाते थे। खूंट में जहां पहले से ही जो भी स्वर्गवासी हुए हैं पूर्वज, उनकी हड्डियों को दफन करते आ रहे हैं, या कुछ लोग एक निर्धारित जगह नदी में बहाते थे। इससे तात्पर्य मेरी समझ के अनुसार जो रिसेंटली फिलहाल इस वर्ष स्वर्गवासी हुए परिवार के सदस्य हैं, उनको पूर्वजों की संगति में, पचबालर की संगति में मिलाने का एक कार्यक्रम था, एक रस्म था। तो कोहा बिंजा के बाद कुरुख विवाह का कुरुख विवाह आरंभ किया जाता है। 6वां प्रश्न,
पति पत्नी एक दूसरे को नाम लेकर क्यों नहीं बुलाते हैं? पति पत्नी एक दूसरे को नाम लेकर क्यों नहीं बुलाते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि कपास की फसल बर्बाद होगी, कुछ लोग कहते हैं कि एक दूसरे के प्रति उच्च सम्मान के भाव प्रदर्शित करने के लिए। इसके साथ ही एक तीसरा और भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य तीसरा जो कारण है वो है कि विवाह रस्म संस्कार के माध्यम से लड़का और लड़की एक जीवन के सहभागी होते हैं। इसलिए जब आपस के संबंध को बोलने की जरूरत होती है, कोई पूछ रहा है कि फलना की माँ कहाँ है या आपकी मिसेस कहाँ है, तो उराव में जब भी बोलेंगे तो तान अम्मूंद आ किरकिरी तान खल्ल तरा काम नना किरका दस। तो चाहे बच्चे हैं तो बड़े पुत्र या बड़ी पुत्री का नाम लेकर, जैसे सुमारी तंगियो सुमारी तंबस अकुन मलकस चाहे अत्रा किरकिरी, इस तरह से एक दूसरे के संबंध में दूसरे लोगों को स्वयं इंगित करते हैं या उनका उद्बोधन करते हैं, तान या सुमारी तंगियो, इस तरह से। क्योंकि दोनों एक हैं और एक होने के कारण, जैसे मैं अपना नाम खुद ही साधारणतः नहीं बोलता हूं, उसकी जगह मैं बोलता हूं, नाम लेकर के मैं फलाना बोल रहा हूं, सामने वाले व्यक्ति को नहीं बोलूंगा, तो एन बलदन मैं बोल रहा हूं, इस तरह से। तो उसी रूप में दोनों जब एक जीवन के सहभागी हैं तो इसलिए नाम लेकर के एक दूसरे को नहीं पुकारते हैं। सातवां प्रश्न है, जिस उंगली में अंगूठी पहनाई जाती है उसका नाम बताइए। कुछ लोगों ने अनामिका लिखा है, तो अनामिका के संबंध में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज इस अंगुली को मुनि मुनि कहते थे, मुनि। और जब हिंसक पशुओं जैसे शेर, बाघ, चीता वगैरह से मुठभेड़, जो व्यक्ति को अटैक कर सकते थे, इस तरह के पशु जब सामने आ जाते थे, तो इसका नाम बोलने से कहा जाता है कि वो हिंसक पशु पीछे लौट जाते थे, आक्रमण नहीं करते थे, हमला नहीं करते थे, किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाते थे। इतना दम है इस अंगुली के नाम में, लेकिन ढंग से इसका उच्चारण करना चाहिए। आठवां प्रश्न का उत्तर है, प्रथम भाई बहन विनाश की लीला के समय कहाँ थे? प्रायः सभी लोगों ने, जितना पेपर मैंने देखा उनमें सभी ने ठीक लगभग किया है। सिरासिटा नाले ककड़ो लाता, सिरासिटा नाले के ककड़ो लाता में। नवा प्रश्न है, धर्मेश के लिए चढ़ाया जाने वाला पूजा बलिदान क्या कहलाता है? इसमें कई लोग छक गए, जबकि ये बहुत सहज है। धर्मेश के लिए चढ़ाया जाने वाला बलिदान साधारणतः डंडा कटा कहलाता है। इसे भेलवा फाड़ी भी कहते हैं, पल का आंसना भी कहते हैं।
10वां, धर्मेश के घोड़ों में से किसी एक का नाम बताइए। तो जहां तक हमें मालूम है, 2 घोड़ों के नाम साधारणतः सुने जाते हैं। एक तो 12 भाई लोहरर और 13 भाई लोधर के संदर्भ में, और दूसरे घोड़े का नाम आता है जब भाया बहन की खोज में धर्मेश निकलते हैं तो घोड़े पर सवार होकर। तो पहला घोड़ा जिसको हम 12 भाई लोहरर 13 भाई लोधर के संदर्भ में जानते हैं, वो है हंसराज पंखराज। और दूसरे घोड़े का नाम है चौरा भौरा। 11वां प्रश्न, धर्मेश की एक कुतिया का नाम बताइए। तो इसका नाम लिया गया है जब धर्मेश चौरा भौरा में सवार होकर भाया बहन की खोज में निकलते हैं, तो ये कुतिया भी साथ जाती है। इसकी भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इस कुतिया का नाम है लिली बुली खैरी कुटी। 12वां प्रश्न, कुड़ुख पुजारी आरंभ में क्या कहलाता था। कुड़ुख पुजारी आरंभ में क्या कहलाता था। बहुत सहज है, कुछ लोग छक गए। पहान, आरंभ में कुड़ुख पुजारी पहान कहलाता था। और राजनीतिक मामले का जो गांव का लीडर होता था उसे महतो कहते थे, महतो। प्रश्न 14, पढ़ा मुखिया क्या कहलाता था। पढ़ा मुखिया, पढ़ा पंच, पढ़ा बेल या पढ़ा राजा कहलाता था। प्रश्न नंबर 15, छोटा नागपुर आने से पूर्व कुड़ुख लोग कहाँ कहाँ थे। किन्हीं 2 स्थानों का नाम लिखिए। तो बहुत जगहों में काफी समय तक थे। उनमें से ज्यादातर लोग जानते हैं रोहतासगढ़ को, और बड़े बड़े मानव शास्त्री जिन्होंने कुड़ुख उरांव पर इतिहास लिखा है या कुछ लेख लिखा है, तो मूल निवास के रूप में कोंकण को दर्शाया है। मानव शास्त्रियों ने कोंकण को कुड़ुख लोगों का, उरांव लोगों का मूल निवास स्थान बताया है। इन जगहों के अतिरिक्त सिंधु घाटी के हड़प्पा नामक स्थान या उस शहर से भी कुड़ुख जुड़े हैं। ये वर्तमान समय में ये विचार बलवती होती नजर, ये सिद्धांत जोर पकड़ता जा रहा है कि कुड़ुख लोग हड़प्पा से जुड़े हुए थे। चलते चलते जैसे छोटी जगह में उनका जो स्टॉपेज था, तो बीच में कुछ और नाम आते हैं, जैसे पिपरीगढ़, नंदनगर, गढ़चिरौली इत्यादि। प्रश्न 16, सिंगी दई की सहेलियों में से किसी एक का नाम बताइए। सामान्यतः दो नामों की चर्चा होती है। उनमें एक है चंपा और दूसरी का नाम है कैली। एक नाम चंपा और दूसरी का नाम कैली। प्रश्न 17,
कुड़ुख लोग भारत के कितने राज्यों में पाए जाते हैं? सामान्य तौर पर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में, और कुछ अन्य लोगों के मत अनुसार 16 राज्यों में, या उसे कह सकते हैं 16 से अधिक राज्यों में कुड़ुख भाई लोग निवास करते हैं। भारत के 16 राज्यों से कुछ अलग अधिक राज्यों में निवास करते हैं। प्रश्न 18, कुड़ुख लोग विदेशों में लंबे समय से बसे हैं, कोई दो देशों के नाम बतलाइए। कुड़ुख लोग विदेशों में लंबे समय से बसे हैं, किन्हीं दो देशों के नाम बतलाइए। कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है। उन देशों के नाम हैं नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। मुख्य रूप से ये तीन, भारत के अतिरिक्त ये तीन देश हैं जहां हमारे उरांव लोग, कुड़ुख लोग पाए जाते हैं, निवासरत हैं। किस देश में कुड़ुख को भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला है? किस देश में कुड़ुख को भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला है? कुड़ुख या उरांव भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला है। तो मैंने बाद में सुना कि झारखंड में कुड़ुख को राज्य भाषा का दर्जा मिला है, और ज़्यादातर जिसे लोग जानते हैं वो है नेपाल। नेपाल में कुड़ुख भाषा राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त किए हुए है। प्रश्न 20, भारत में कुड़ुख लोगों की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत में कुड़ुख लोगों की जनसंख्या कितनी है? बहुत लोगों ने जनगणना का जो रिकॉर्ड ऑनलाइन या तो इंटरनेट से मिलता है उसको आधार बनाया है, लेकिन जब कुड़ुख लोग कहा जाए तो कुड़ुख लोग कई राज्यों में, जैसे असम है और भी जगह हैं, वहाँ जनजाति के रूप में नहीं गिने जाते हैं, इसलिए उनकी गिनती वहाँ कुड़ुख समुदाय के साथ, उरांव समुदाय के साथ नहीं की गई है। उनकी आबादी या जनसंख्या उरांव अन्यत्र निवासरत जहाँ वो जनजाति के अंतर्गत हैं उनके साथ उनकी संख्या समाहित नहीं है। तो इसलिए हमको जो जनगणना के तहत आबादी पढ़ते हैं या पाते हैं, उससे वास्तविक आबादी या जनसंख्या अधिक होगी। तो कई लोगों का मानना है कि 50 लाख से ऊपर, लगभग 60 लाख के आसपास भारत में कुड़ुख लोग या उरांव जनजाति के लोग निवासरत हैं। उनकी इतनी आबादी है, संख्या है। 21, भारत के किस राज्य में कुड़ुख को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला है?
मुझे लगता है कि नंबर 23, कुड़ुख में लड़कियों के गोदना गोदाना टैटू को क्या कहते हैं? कुड़ुख में बनना चखरना। बहुत से प्रतिभागियों ने सही जवाब दिया है। प्रश्न नंबर 24, लड़कियों के लिए संपत्ति की व्यवस्था कैसी और कहां की गई है? मुझे खुशी है कि बहुत से प्रतिभागियों ने सही जवाब दिया है और वो जवाब है ससुराल में। ससुराल में अपने पति के हक में आई बपौती की संपत्ति, वो पत्नी, उसमें पत्नी बराबरी की हिस्सेदारिनी है। इसलिए जब पति का देहांत हो जाता है तो अगर बच्चे छोटे हैं तो पूरी संपत्ति की मालकिन मां होती है, पत्नी होती है। और इस प्रकार वह परिवार में जो भी संपत्ति है, दौलत, जमीन, तो उसमें वो बराबरी की हकदार है। और ये व्यवस्था परंपरा से चली आ रही है। परंपरा से ही हमारे सियान सज्जनों ने, पूर्वजों ने ये व्यवस्था बनाई है। इसके संबंध में मैं ये भी जोड़ देना चाहता हूं कि अपने परिवार, किसी भी परिवार में, अपने परिवार में लड़के ही पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं। पैतृक संपत्ति कहने से जमीन जायदाद होती है, जमीन है, और वे इसके हकदार इसलिए होते हैं क्योंकि विशेषकर हमारे साथ, हमारी मान्यता के अनुसार हमारी संपत्ति में से तुष्टि प्राप्त करने वाले हमारे पूर्वजों की आत्माएं भी हैं, जिन्हें हम पचबालर कहते हैं। इसलिए हर भोजन के पूर्व घर का मालिक एक दाना चावल का सब्जी मिलाकर या दाल में भिगोकर, डुबोकर उसे जमीन पर अलग रख देता है और उसके बाद स्वयं वो खाना चालू करता है। तो उसी जमीन के फल से जिन्हें हमारे पूर्वजों ने दिया, उनकी भी तृप्ति होती है, उनकी भी भूख मिटाई जाती है। प्रश्न 25वां, कुड़ुख नाच गान किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? कई लोग छक गए। मौसम पर आधारित है। मौसम के अनुसार कुड़ुख लोगों के बीच नाच गान होते हैं। इसको दूसरे शब्दों में समय के अनुसार भी कहा जा सकता है, तो जिन्होंने समय लिखा है वो भी ठीक है। तो मौसम पर आधारित है। 26वां, किन किन गानों एवं नाच में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? कुछ लोगों ने ठीक किया इसको, लेकिन कुछ लोग इसमें भी छक गए। एक तो शादी गीत है जिसमें वाद्य यंत्र नहीं चलते हैं, और दूसरा खद्दी और टुंटा भी, या लोग टुंटा भी कहते हैं। 27वां,
खेतों में बीज बोने से ठीक पूर्व का जो रस्म है वो क्या कहलाता है? खेतों में बीज बोने से ठीक पूर्व का रस्म क्या कहलाता है? कम लोगों ने इसे सही किया है, मुट्ठी बिछिरना। मुट्ठी बिछिरना ये रस्म है। कुछ लोग इसे बिहनी उथरना भी कहेंगे, तो बीज निकालने का रस्म। असल में टेक्निकल टर्म है मुट्ठी बिछिरना। 28वां, कुड़ुख लोगों ने खेती करना किससे सीखा? कुड़ुख लोगों ने खेती करना किससे सीखा? बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ बुजुर्ग लोगों से भी सहयोग लिया गया इसके आंसर के लिए, तो वो भी छक गए। कुड़ुख इतिहास के अनुसार भाया बहन को धर्मेश ने, जब उन्होंने पूछा कि जीने खाने का उपाय बताइए, तो धर्मेश ने उन्हें संपूर्ण धरती दिखाई। धर्मेश ने ही उन्हें मेड़बंदी करने सिखाया। धर्मेश ने ही उन्हें बीज दिया बोने को। धर्मेश ने ही उन्हें किस तरह से उनकी मिसाई करनी है, फसल की मिसाई करने को सिखाया, पकाकर खाने को सिखाया। तो खेती करने की शिक्षा या निर्देश या व्यवसाय धर्मेश से मिली है। कुछ लोगों ने लिखा है पूर्वजों से, तो सही उत्तर धर्मेश है। कुछ अन्य लोगों ने लिखा है आदिकाल से। सवाल है किससे, कब से नहीं। अगला 29वां, सीधे खेती पर आधारित किन्हीं दो त्योहारों के नाम लिखिए। तो इसके लिए असल में होना चाहिए था, जैसे कदलेटा हुआ, हरियारी। तो खेती पर आधारित किन्हीं दो त्योहारों के नाम लिखिए। इसके साथ साथ कुंडो परब, नया खानी, ये भी आएंगे। तो ये सवाल तो उतना कठिन नहीं है। अगला है 30वां, कुड़ुख लोगों के दो सबसे महत्वपूर्ण पर्वों के नाम लिखिए। सबसे महत्वपूर्ण, सरहुल जिसे हम खद्दी भी कहते हैं, और दूसरा करम। तो ये सबसे ऊंचे ओहदे के गरिमा मंडित त्योहार हैं। 31वां, घोड़े की तरह बोझ उठाकर ले चलने वाले बैलों को क्या कहते थे, क्या कहते हैं, अगर अब भी कर रहे हैं तो। बुजुर्ग लोगों को जानना चाहिए। आप इसे खड़ू कहेंगे तो भी ठीक है। मलंग खड़ू, खड़ू, मलंग खड़ू वो सही है। तो खड़ू या पूरा पूरा मलंग खड़ू। तो घोड़े की तरह जो बैल बोझ उठाकर चलते हैं उन्हें मलंग खड़ू कहते हैं। 32वां, वार्षिक हाड़ बोहा रस्म को क्या कहते हैं? वार्षिक हाड़ बोहा रस्म को क्या कहते हैं? इसका जवाब है कोहा बेंजा। कोहा बेंजा।
और इसी रस्म के बाद उरांव जाति के लोगों का विवाह का मौसम शुरू होता है, जो मैंने पहले कह दिया है। 33वां, कब्र के पास गाड़े जाने वाले पत्थर को क्या कहते हैं? एक या दो लोग प्रतिभागियों ने इसे सही बनाया है। जिन आंसर शीट्स को मैंने देखा उनमें से लगभग 2 ही लोगों ने इसे ठीक किया। पुलकी पत्थर, पुलकी। 34वां, पूर्वजों की आत्माओं के लिए क्या नाम दिया गया है? पूर्वजों की आत्माओं के लिए क्या नाम दिया गया है? पचबालर। बराबर लोग इसका इस शब्द का प्रयोग करते हैं, पचबालर। उससे कम स्तर का शब्द होगा पुरखर। 35वां, उनका निवास स्थान कहाँ है? उनका निवास स्थान कहाँ है? तो कुछ लोगों ने कब्र में कहा और कुछ लोगों ने उला भित्री कहा। तो एक प्रार्थना है जिसे हमारे कुड़ुख लोग अत्यधिक कष्ट की घड़ी में बोलते हैं। नीम पूर्वजों को संबोधित करते हुए कहते हैं, नीम खेखल किया रादर, खेखल किया। तो असल में वो धरती के नीचे हैं, ऐसा वो प्रार्थना के अनुसार कहा जाता है। और छाया भितारने की रस्म के आधार पर घर में भी उनकी उपस्थिति है, इस तरह भी मानते हैं। और आमतौर पर चूंकि उनका अवशेष कब्र में है तो लोग कब्र में भी मानते हैं। कुछ लोग ऊपर भी कहते हैं, लेकिन ऊपर कहाँ ये निश्चित नहीं है। और कुछ अन्य लोग कहेंगे स्वर्ग में। तो इनमें से आप किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन जो प्रार्थना जटिल कठिन समय में जब उनकी सहयोग सहायता की जरूरत है और थी, उस समय लोग समय पर काम नहीं आते हैं, तो प्रार्थना में कहते हैं नीम खेखिल किया रादर बिनतिन मेंदर का मला। हमारे संकट में आप जो हम पुकार रहे हैं, आप क्यों नहीं सुनते हैं? 36, उन्हें भोजन पानी साधारणता कौन देता है? हर परिवार का मुखिया, हर परिवार का मुखिया भोजन पानी की व्यवस्था करता है। 37वां, पढ़ना और लिखना को या उनके लिए क्या क्या शब्द हैं कुड़ुख में? पढ़ना लिखना के लिए क्या क्या कुड़ुख शब्द हैं? कई लोगों ने सही लिखा है। पढ़ना है बाचना, बाचना, बाचना भी बोलते हैं, बचना, बाचना। और लिखना को तूड़ना कहते हैं, तूड़ना। 38, कुड़ुख में लिखिए, दोनों जन, दोनों जना, दोनों जना। गांव में बातचीत में इसका उपयोग होता है। इरबारिम, पति पत्नी दोनों हैं, उसको बोलेंगे तो इरबारिम रनर, इरबर।
तो ये सही शब्द है दोनों जन। इरबरिम रनर, इरबर। 39वां, क्लास में मेरा 12वां स्थान है। तो इसको तो वही लोग सही कर पाएंगे जिनको गिनती आती है। मैं, अगर आप लोग सीखना चाहेंगे तो थोड़ा सा संकेत दे रहा हूं। आप, ये 1 घंटा भी नहीं लगेगा, आधा घंटा में सीख सकते हैं। 1 को ओंद बोलते हैं, 2 को एड़ बोलते हैं, 3 को मूंद बोलते हैं, 4 को नाख बोलते हैं, 5 को पंचे, 6 को सोए, 7 को सय, 8 को अख्ट, 9 को नोए और 10 को दोए। ओंद, एड़, मूंद, नाख, पंचे, सोए, सय, अख्ट, नोए, दोए। इसको आप 2-3 बार दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 11 से 19 तक को क्या कहेंगे? जैसे इधर 1 2 3 4 9 बोले, वैसे ही उसको दोहरा देना है 2 के साथ। उदाहरण के लिए, 2 ओंत माने 11, 2 एड़ माने 12, 2 मूंद माने 13, 2 नाख होगा 14, 2 पंचे ये होगा 15, 2 सोए होगा 16, 2 साय ये होगा 17, 2 अख्ट ये है 18, 2 नोए ये है 19। और 20 के लिए क्या कहेंगे? एंदी, एंदी, एंडी भी बोल सकते थे, लेकिन उसको शॉर्ट में एंदी। तो 21 कहेंगे कैसे? एंदी ओंद, एंदी एड़, ओंदी मूंद, एंदी नाख, एंदी पंचे, एंदी सोए, एंदी साय, एंदी अख्ट, एंदी नोए। फिर 30 को क्या बोलेंगे? मुंदी। मुंदी के बाद 31 32 33 39 वो इसी तरह चलेगा। 40 को क्या बोलेंगे? नाखदी। उसके बाद में 50 को क्या बोलेंगे? पांदी। 60 को क्या बोलेंगे? सोएदी। 70 को क्या बोलेंगे? सायदी। 80 को क्या बोलेंगे? अख्दी। 90 को क्या बोलेंगे? नोएदी। और 100 को सुड्डी। तो 100 तो आप ऐसे ही सीख गए। इसको अभ्यास करेंगे तो आप इसे जान जाएंगे। लेकिन यहां जो सवाल पूछा गया है 12वां, 12 नहीं, बहुत से लोगों ने जो कुड़ुख स्कूलों में पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, उन्होंने लिखा है मेरा क्लास में 12वां स्थान है। उसके लिए उन्होंने लिख दिया 2 एड़, 2 एड़। 2 एड़ माने 12 होता है, 12वां नहीं। तो यहां क्या होगा? 2 एड़ता। पहला को क्या कहेंगे? मुंता, मुंधुता चाहे मुंता। दूसरा को एड़ता, तीसरा को मुंता, चौथा को नाखता। इस तरह से जाएगा पहला दूसरा बोलने के लिए। अगला है 40। टिंडी नन्ना का अर्थ क्या है? बहुत से लोगों ने इसको ठीक किया है। हिम्मत करना, हिम्मत बांधना, जोर लगाना।
टिंडी नन्ना का अर्थ। 41वां, लगातार के लिए कुड़ुख में शब्द क्या है? केवल अभी तक जो भी पेपर क्वेश्चन शीट मैंने देखा उसमें एक ही का सही आया है। सर लगा, लगातार 2 घंटे मैंने काम किया। एन सर लगा 2 घंटा 1 घंटा काम नंज काम, तो ऐसा सर लगा। 42वां, गोल गोल अल्लाह झोता खोला का अर्थ, खोला का अर्थ बतलाइए बताइए। तो गोल माने धनी, तो यहाँ पर होगा धनी लोगों के कुत्तों का भी भाव होता है, मतलब कुत्ते भी अपने मालिक की तरह भाव देते हैं, रोब जमाते हैं। तो गोल अल्लाह झोता खोला का ये अर्थ। अड़खा धरा की कला का अर्थ क्या है? अड़खा धरा की कला, शाम का समय है, मेहमान कोई आए हैं 1-2, तो घर के लोग जब वो जा रहे हैं तो बोले हाँ हाँ, अड़खा धरा की कला, भोजन करके जाओ। अड़खा धरा की कला का अर्थ है भोजन करके जाओ, भोजन खा के जाइए। कुछ लोग बुसू धरा की कला इस तरह से भी बोलते हैं, तो ज़्यादातर प्रयोग में आता है अड़खा धरा की कला, भोजन करके जाइए। 44वां, अल्लाह ही खोला कहियो सोच मल मनो का अर्थ बतलाइए। इसका अर्थ है व्यवहार नहीं बदलना, व्यवहार नहीं बदलना। विशेष करके ये उनके लिए है जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, बुरा बर्ताव, बुरा काम करते रहते हैं। तो जब लोग आपस में चर्चा करते हैं कि ये कब सुधरेगा, तो चर्चा करने वालों में से कहता है अल्लाह ही खोला कहियो मल सोच मनो, अल्लाह ही खोला कहियो सोच मल मनो, मतलब बर्ताव या व्यवहार आसानी से बदला नहीं जाता है। अगला है खल्लन उइते उइते आड़िन उइना का अर्थ क्या है? कम लोगों ने इसे सही किया है। तो किसी विषय पर चर्चा करते करते विषय से भटक जाना, किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वो चर्चा करते करते और कहीं चला जाना, तो ये है खल्लन उइते उइते आड़िन उइना का अर्थ। 46वां, बुजुर्ग लोगों के कमर में खुर्रू के अतिरिक्त क्या लटकता था? बुजुर्ग लोगों के कमर में खुर्रू के अतिरिक्त क्या लटकता था? तो कुछ लोगों ने चिमटा और कुछ ऐसा ही लिखा है, चिमटा भी है उसमें, लेकिन चिमटा के साथ साथ उसमें सुई भी है और उसमें और कुछ है। तो ये साधारणतः जैसे जंगल झाड़ में घूमते फिरते थे तो कांटा गड़ने पर इसी का उपयोग होता था, तो कटुआर कटुआर बोलते थे। उसमें चिमटा भी है, सुई भी है और कुछ है, तो कटुआर। 47वां नंबर, कुड़ुख में प्राचीन अभिनंदन अभिवादन के शब्द लिखिए। प्राचीन काल में, अभी नहीं, जैसे अभी सर्वमान्य हो गया है आदिवासी क्षेत्रों में जोहार, तो ये जोहार शब्द उन दिनों में प्राचीन काल में उपयोग में नहीं था। ये तो रिसेंटली हमारे समय का सर्वसम्मत प्राप्त अभिवादन का शब्द है जोहार।
प्राचीन काल में हमारे लोग, कुड़ुख लोग मोंजरा करते थे, मोंजरा नंदन। छोटे हैं तो लड़की के लिए मैस, और लड़का है छोटा बबूस, ऐसे। तो मोंजरा नंदन, मोंजरा करना। 48वां, बाहरी कमाई का कुछ हिस्सा बच्चे अपने लिए रख सकते हैं घर में, उसके लिए क्या शब्द है? पुगरी और कुड़पी। 49वां, मिट्टी के बर्तन जिसमें भोजन खाते थे उसको डोक्सा कहते थे। कुछ लोगों ने ढकना लिखा है, बहुत से लोगों ने तवा लिखा है, और अन्य लोगों ने कट्टू लिखा है। तो डोक्सा में खाना खाते थे। तो डोक्सा से कम स्तर का शब्द हो सकता है ढकना। 50वां, तो भोजन को कुड़ुख में क्यों उन्ना बोलते हैं, खाना नहीं? तो उसका जवाब है, आरंभ में हमारे कुड़ुख लोग माड़ भात खाते थे, माड़ को बिना पसाए खाते थे, और उसे चुकरी से खाते थे। पत्ती का छोटा रूप है दोना, दोना का छोटा रूप पत्ती से बने, तो चुकरी से खाते थे, और इसे पेज भात भी कहते थे। तो पेज उंडकन, मंडी उंडकन बोलने के बदले पेज उंडकन भी कहते थे। तो इसलिए चुकरी से पीना होता है, और मंडी उंडकन चूंकि माड़ के साथ और चावल जो है थोड़ा ज़्यादा गीला किया गया है। तो ये है 50 प्रश्नों के जवाब। अब कुछ थोड़ी बात, अगले राउंड में हम धर्म से संबंधित और संस्कृति से संबंधित सवालों को नहीं रखेंगे। इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति की है। तो हम बाकी जो सामान्य ज्ञान की बातें हैं, संस्कृति और धर्म से लेकर के उनको छोड़ करके, तो उन पर हम प्रश्न देंगे, और प्रश्नों की संख्या कम रहेगी। और अभी तक जितने आंसर शीट्स के जांच हो चुके हैं, इवैल्यूएशन, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि 60% कम लोगों का आ रहा है। तो कंसीडर करेंगे जो 60 के आसपास में हैं, तो उनको इंक्लूड करेंगे। कई लोग व्हाट्सएप में सवाल पूछ रहे हैं कि मैं अगले राउंड में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपका अगर 60 के आसपास है तो आप इनको समाहित किया जाएगा। बाकी जांच आप करके देख लीजिए खुद ही कि आपका 60 पहुंच रहा है कि नहीं। अगर पहुंच रहा है तो सूचित करें। तो मोंजरा नंदन, जय जोहार, धन्यवाद।